रीमा और असद को कितनी बार समझाना पड़ेगा? रीमा, अपने शरीर की ऐसी खुलेआम प्रदर्शन मत करो। खुद को हमेशा ढककर रखो, वरना तुम मुझसे 10 साल छोटी हो, ये मैं भूल जाऊंगा। लेकिन आज मैं तुम्हें वैसी सजा दूंगा जैसी तुम मुझे अपनी छाती के दर्शन दिखाकर तड़पाती और उकसाती हो। नहीं, ऐसा मत करो, मैं मर जाऊंगी। असद के हाथों के स्पर्श और छेड़छाड़ से वह जोर से चीख उठी। वह घंटों उससे माफी मांगती रही, गुजारिशें करती रही। टाई से बंधे हाथों की वजह से वह हिल भी ना पा रही थी, सिर्फ तड़प रही थी। जज्बातों की तीव्रता बढ़ने पर वह और भी बेचैन हो गई। उसे इस तरह लाचार और व्याकुल देखते हुए कुछ देर बाद असद के दिल में रीमा की दशा पर दयाभाव जागा। फिर वह उसके पेट पर हल्के से होंठ रखकर उसे धीरे धीरे चूमने लगा। रीमा को लगा आज तो उसकी जान ही निकल जाएगी। असद धीरे धीरे उसके वस्त्र ऊपर खींचता जा रहा था और अपना हाथ रीमा को प्रसन्न करने में लगा रखा था। अचानक उसने रीमा को दांतों से हल्का सा काट लिया, जिससे वह लज्जा से भरे दर्द को सह ना सकी और सिसकियां भरने लगी। उसके शरीर में प्राण शेष न रह गया था, वह बेजान सी पड़ गई। असद अपने माता पिता और दोनों बहनों के साथ गांव में रहता था। जब शहर में उसकी कंपनी की प्रगति होने लगी तो उसने पूरा परिवार शहर ले आया। उसने अपनी दोनों बहनों की शादियां प्रतिष्ठित घरों में कर दी। दोनों बहनें एक ही परिवार में ब्याही गई थीं और अपनी जिंदगी से बेहद संतुष्ट थीं। लेकिन वे नहीं चाहती थीं कि असद शहर की किसी चतुर चालाक लड़की से विवाह करे। उनका विश्वास था कि शहरी लड़कियां स्वाभाविक रूप से तेज तर्रार होती हैं और कभी बुजुर्ग माता पिता की सच्चे मन से सेवा नहीं करेंगी। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि असद की शादी गांव की ही एक सरल, कम उम्र लेकिन अत्यंत सुंदर लड़की से करवाएंगी, जो उनके इशारों पर नाचे और माता पिता की देखभाल करे, बिना कभी मुंह दिखाए। बहुत समझाने बुझाने के बाद उन्होंने असद का विवाह 17 वर्षीय रीमा से करवा दिया। रीमा अनाथ थी और असद की बहनें उसे भली भांति जानती थीं। उसका एक सौतेला भाई था जो उसके साथ नहीं रहता था, बस कभी कभार मिलने आता था। असद इस विवाह के लिए बिल्कुल तैयार न था, लेकिन माता पिता के आदेश को कैसे टालता? वह एक आज्ञाकारी पुत्र था, अतः उसने माता पिता की बात मान ली और रीमा से शादी कर ली। लेकिन रीमा उससे पूरे 10 साल छोटी थी। ये बात उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी कि क्या इतनी छोटी लड़की इस करीबी संबंध से अनभिज्ञ होगी। लेकिन जैसे ही वह उसके पास पहुंचा, उसे पता चल गया कि रीमा को इन सब की कोई जानकारी ही नहीं थी। उसकी सुहागरात की सारी आशाएं धूल में मिल गईं और वह निराश होकर सिगरेट जलाने बालकनी की ओर चला गया। उधर रीमा अभी भी अपने हाथ सहलाती हुई अपने दूल्हे को इस तरह अकेला जाते देखकर मन ही मन उदास हो गई। उसकी बहनों ने उसे अच्छी तरह सिखाया था कि असद को अपनी ओर कैसे आकर्षित करना है, लेकिन पहली ही रात में वह असफल हो गई। उसने मन बना लिया कि हर हाल में असद को अपना बना लेगी। सुबह जब वे नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल पर पहुंचे तो उसकी बहनों ने रीमा से सीधे सवाल कर दिया, बताओ, असद तुम्हारे पास आया था, उसने तुम्हें छूने की कोशिश की, तुम्हारी रात ठीक गुजरी? वह शर्म से लाल होकर मुंह फुलाकर सिर नकारात्मक रूप से हिला दी। हिचकिचाते हुए बोली, दीदी, वे जो भी मुझसे कह रहे थे, मुझे उन बातों की कोई समझ ही न थी। मैं क्या करती? मैं तो चाहती थी कि वे मेरे पास आएं, लेकिन वे गुस्से में बालकनी चले गए। उसने हर बात सच्चाई से बता दी। इस पर दोनों बहनें सिर पकड़कर बैठ गईं। अरे पगली, ये क्या कर दिया तुमने? जो वह कहते वैसा ही कर देना चाहिए था। अब से हम तुम्हें उसे रिझाने की कक्षाएं देंगे और याद रखो, हम जो कहें वैसा करना होगा। उसकी बड़ी ननद ने उसे घूरते हुए पूछा, अगर ऐसा न किया तो असद तुम्हें छोड़कर शहर की किसी अन्य चालाक लड़की से शादी कर लेगा। क्या तुम ये चाहती हो? वह जानती थी कि गांव की लड़कियां अपने पति के प्रति बेहद स्वामिनी होती हैं। नहीं, मैं अपने शौहर को किसी के साथ बांटूंगी नहीं। मैं उनसे प्यार करती हूँ। मैं अपना शौहर किसी और को कैसे दे दूं? वह रोते हुए बोली। तभी दूसरी ननद ने उसके कंधे पर हाथ फेरते हुए कहा, बस, तो जैसा हम कहें वैसा करो, वरना कोई चुड़ैल आ जाएगी और तुम्हारे शौहर को भगा ले जाएगी। तुम कुछ न कर पाओगी, बस रोती रह जाओगी। समझी? डराते हुए बोली, जिससे वह भयभीत होकर हाँ में सिर हिला दी।
उसकी ननदें 2-3 दिन वहीं रुकीं और जो सलाह देती रहीं, उन पर वह पूरी कोशिश से अमल करने लगी। लेकिन असद के सामने आते ही उसका साहस लुप्त हो जाता। वह शर्म से नजरें झुका लेती और जो टिप्स नंदें देती, जैसे आंखों से इशारा करना, हल्के से हाथ छूना या फिर शाम के समय चाय बनाकर उसके पास जाकर बैठना, वह सब भूल जाती। असद भी घर पर रहते हुए ज्यादा बातें नहीं करता। कंपनी का काम उसे इतना व्यस्त रखता कि वह सुबह निकल जाता और रात देर से लौटता। जब लौटता तो थका हारा सिर्फ खाना खाकर सो जाता। रीमा को लगता वह तो बस एक कर्तव्य की तरह उसके साथ है, प्यार की तरह नहीं। लेकिन ननदों की चेतावनी उसके दिमाग में घूमती रहती कि अगर वह असद को अपना न बना पाई तो कोई शहर की चालाक लड़की आकर सब छीन लेगी। एक शाम जब असद जल्दी घर लौटा, रीमा ने हिम्मत जुटाई। ननदों ने सिखाया था कि रसोई में काम करते हुए पीछे से गले लग जाना सबसे असरदार तरीका है। वह साड़ी पहने जिसकी साड़ी का पल्लू हल्का सा सरक जाए, रसोई में खड़ी सब्जियां काट रही थी। असद ने दरवाजा खोला और सीधे रसोई की ओर चले गए पानी पीने। रीमा का दिल धड़कने लगा। वह पीछे मुड़ी और धीरे से उसके पीठ पर हाथ रख दिया। शौहर साहब, आप थक गए होंगे, चाय बना दूं? उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन कोशिश कर रही थी मधुर बनाने की। असद चौंका, पीछे मुड़ा। रीमा का चेहरा लाल था, आंखें नीची, लेकिन साड़ी का पल्लू थोड़ा खिसक गया था, जिससे उसके कंधे की चमक असद की नजरों में आ गई। वह एक पल रुका, फिर सख्ती से बोला, रीमा, ये सब क्या? मैं थक कर आया हूं, नाटक मत करो। लेकिन उसकी नजरें, भले मुंह सख्त हों, रीमा के चेहरे पर ठहर गईं। रीमा ने सिर झुकाकर कहा, मैं मैं तो बस आपकी सेवा करना चाहती हूं। असद ने कुछ न कहा, बस पानी का गिलास लिया और बाहर चला गया। लेकिन उस रात जब रीमा बिस्तर पर लेटी सोच रही थी, तो सुना कि असद बाथरूम से लौटकर बिस्तर पर आया। वह हमेशा की तरह दूर सोया, लेकिन रीमा को लगा उसकी सांसें थोड़ी तेज हैं। अगले दिन नंदे फोन पर पूछने आई, क्या किया तुमने, कुछ तो बताओ। रीमा ने हिचकिचाते हुए सारी बात बता दी। बड़ी ननद हंस पड़ी। अरे, ये तो शुरुआत है, कल और करो। शाम को लाल साड़ी पहनना, बाल खुले रखना, और जब वह पास आए तो हल्के से सिर उसके कंधे पर रख देना। देखना, पिघल जाएगा। रीमा ने हामी भरी, लेकिन मन में डर था। क्या असद सच में शहर की लड़की से शादी कर लेगा? वह तो गांव की साधारण लड़की थी, जो कभी स्कूल भी ज्यादा न गई हो। लेकिन प्यार की चाहत में वह सब कुछ करने को तैयार थी। दिन बीतते गए, रीमा की कोशिशें बढ़ती रहीं। कभी वह असद के लिए उसके पसंदीदा व्यंजन बनाती, कभी शाम को बालकनी में उसके पास जाकर चुपचाप बैठ जाती। असद शुरू में चिढ़ता, लेकिन धीरे धीरे उसकी नजरें रीमा पर ठहरने लगीं। एक रात बारिश हो रही थी। असद देर से लौटा, भीगा हुआ। रीमा ने दौड़कर तौलिया लाया, उसके बाल पोंछने लगी। शौहर, सर्दी लग जाएगी। असद ने पहली बार हल्का सा मुस्कुराया। तुम्हें चिंता है मेरी? रीमा ने सिर हिलाया, आंखें नम। तभी बिजली चमकी और कमरे में अंधेरा हो गया। असद ने अनजाने में रीमा का हाथ पकड़ लिया ताकि वह न गिरे। वह स्पर्श, रीमा के शरीर में बिजली सी दौड़ गई। असद ने जल्दी से हाथ छोड़ दिया, लेकिन उसकी सांसें, दोनों की सांसें अब एक जैसी तेज हो रही थीं। बारिश थमने पर असद बिस्तर पर लेटा, लेकिन नींद न आई। रीमा पास ही थी, कंबल ओढ़े। वह सोच रहा था, ये लड़की इतनी मासूम, इतनी कोशिश कर रही है। 10 साल छोटी, लेकिन उसकी आंखों में वो आग जो उसे खुद खींच रही थी। सुबह उठकर वह रीमा को देखा, जो अभी सो रही थी। उसके चेहरे पर वो शांति। असद ने पहली बार उसके माथे को हल्का सा छुआ। रीमा जागी, चौंकी। शौहर, असद ने कहा, आज शाम को बाहर चलें, कोई फिल्म देखने? रीमा का दिल उछल पड़ा। नंदो को फोन करके बताना पड़ेगा। उसकी कोशिश रंग लाई। लेकिन असद के मन में एक सवाल था, क्या ये प्यार है या बस परिवार की मजबूरी? लेकिन फिलहाल रीमा की मुस्कान ने सब कुछ भुला दिया। धीरे धीरे रिश्ता गहरा होने लगा। रीमा की नंदें खुश थीं, लेकिन वे अब भी सतर्क रखतीं। याद रखना, कभी जवाब मत देना, हमेशा आज्ञाकारी रहना। रीमा मानती, लेकिन अब उसके मन में अपना प्यार भी था। एक दिन जब असद ने उसे गले लगाया, तो रीमा ने पहली बार खुद से कहा, मैं सिर्फ तुम्हारी सेवा के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे साथ जीने के लिए हूं।
और असद, वह समझ गया था कि यह छोटी सी लड़की गांव की भोली छवि के पीछे एक समंदर सी गहराई छिपाए है। उनकी जिंदगी अब वो कहानी बन रही थी जहां तड़प और प्यार दोनों एक साथ खिल रहे थे। समय बीतता गया और असद रीमा का रिश्ता एक नदी की तरह बहने लगा, धीमी लेकिन गहरी। रीमा अब सिर्फ नंदों की सलाहों पर नहीं चलती थी। उसके मन में अपना एक विश्वास जाग चुका था। वह असद के लिए नई नई रेसिपी ट्राई करती, कभी गांव की देसी चाय बनाकर उसके थकान मिटाती, तो कभी शाम को बालकनी में बैठकर पुरानी कहानियां सुनाती। असद, जो कभी चुप्पी की दीवारों के पीछे छिपा रहता, अब धीरे धीरे खुलने लगा। एक दिन ऑफिस से लौटते हुए उसने रीमा को सरप्राइज दिया। एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स जिसमें एक सिल्वर की पायल थी। ये तुम्हारे लिए, गांव की याद दिलाएगी। रीमा की आंखें भर आईं। वह झुककर उसके पैर छूने लगी, लेकिन असद ने रोक लिया। नहीं रीमा, हम बराबर हैं। ये शब्द उसके कानों में घंटी की तरह गूंजे। पहली बार उसे लगा वह सिर्फ बहू नहीं, बीवी है। लेकिन खुशियां हमेशा बिना तूफान के नहीं आती। एक दिन असद की कंपनी में प्रमोशन हुआ और उसके साथ एक नई जिम्मेदारी, शहर के दूसरे छोर पर एक ब्रांच का इंचार्ज। अब घर लौटना और मुश्किल हो गया। रीमा अकेलेपन की चुभन महसूस करने लगी। नंदे फोन पर चेतावनी देने लगी, देखो अब तो और सावधान रहना, ऑफिस में कोई चालाक लड़की नजर न लगाए। रीमा हंसकर टाल देती, लेकिन मन में डर बैठ गया। एक रात जब असद देर रात लौटा, रीमा ने हिम्मत करके पूछा, शौहर, क्या क्या आपको मेरी जरूरत ही नहीं लगती अब? असद चौंका। वह थककर सोफे पर गिरा था, लेकिन रीमा की कांपती आवाज ने उसे जगा दिया। क्या कह रही हो? तुम्हारे बिना ये घर खाली सा लगता है। उसने रीमा को अपनी गोद में खींच लिया। वो पहली बार का वो स्पर्श था जहां डर नहीं, सिर्फ भरोसा था। रीमा ने सिसकते हुए कहा, मैं डरती हूं कि कोई और। असद ने उसके होठों पर उंगली रख दी। कोई नहीं आएगा, तुम हो बस। फिर भी जिंदगी ने एक मोड़ ला दिया। असद की बड़ी बहन, जो नंदों में सबसे सख्त थी, बीमार पड़ गई। गांव लौटना पड़ा सबको। रीमा ने असद का हाथ थामा। मैं भी चलूंगी, आपकी फैमिली मेरी फैमिली। गांव पहुंचते ही पुरानी यादें ताजा हो गईं। रीमा की सादगी ने सबको मोह लिया। वह बीमार बहन की सेवा में लग गई, दिन रात दवाइयां, खाना, मालिश। असद दूर से देखता अपनी छोटी सी बीवी को, जो इतनी मजबूत थी। एक शाम नदी किनारे टहलते हुए असद ने कहा, रीमा तुम्हें पता है, मैंने कभी सोचा ना था कि ये शादी इतनी खूबसूरत हो जाएगी। रीमा शर्माई, लेकिन आंखों में चमक थी। मैंने तो मन ही बना लिया था आपको अपना बनाने का, चाहे जितनी कोशिशें लगें। गांव से लौटकर चीजें बदल गईं। असद ने रीमा को अपने साथ ऑफिस ले जाना शुरू किया, कभी लंच पर, कभी मीटिंग के बाद घूमने। रीमा धीरे धीरे शहर की चमक से घबरा चुकी थी, लेकिन असद का हाथ उसके साथ था। नंदे अब चुप थीं, उनकी चेतावनियां खुद खुद कम हो गईं। एक दिन जब रीमा ने असद को बताया कि वह प्रेग्नेंट है, तो घर में खुशी का ठहाका लग गया। असद ने उसे गले लगाया, आंसू भरी आंखों से। तुमने मुझे पूरा कर दिया, रीमा। वह मुस्कुराई। नहीं, हमने एक दूसरे को पूरा किया। उनकी कहानी अब वो मिसाल बन गई थी, जहां उम्र का फासला, परिवार की मजबूरियां, सब कुछ प्यार की आग में पिघल गया। रीमा अभी कभी कभी ननदों की पुरानी सलाहें याद करती और हंस पड़ती, लेकिन असद के सामने अब वह सिर्फ प्यार से झुकती, बिना किसी डर के। जिंदगी की ये किताब अभी अधूरी थी, लेकिन हर पन्ना प्यार से भरा था। समय ने और तेजी से उड़ान भरी। 9 महीने बाद एक सुबह, जब शहर में हल्की ठंडी हवा चल रही थी, रीमा ने एक बेटी को जन्म दिया। नाम रखा गया नूर। असद ने बच्ची को पहली बार गोद में लिया तो उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। ये मेरी रीमा का टुकड़ा है, उसने फुसफुसाया। रीमा बिस्तर पर कमजोर लेटी थी, पर मुस्कुरा रही थी। उसने असद का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, अब हम 3 हो गए। नूर के आने के बाद घर में नई रौनक आ गई। असद अब पहले से भी जल्दी घर लौटने लगा। रात को बच्ची को दूध पिलाते हुए रीमा को देखता और सोचता, ये वही लड़की है जो कभी सुहागरात में डर के मारे कांप रही थी, आज मेरे पूरे संसार की मालकिन है। रीमा ने भी खुद को बदल लिया था।
अब वह सिर्फ गांव की भोली बहू नहीं थी। उसने असद की मदद से 10वीं की परीक्षा पास कर ली थी, फिर 12वीं भी। शाम को जब असद ऑफिस से आता, वह उसे अपनी कॉपी दिखाती। देखो, आज मैथ्स में फुल मार्क्स आए। असद हंसता, उसे गोद में उठाकर घुमाता। मेरी छोटी बीवी अब मेरी टीचर बन गई। लेकिन हर कहानी में एक परीक्षा होती है। नूर को जब 2.5 साल हुए, असद की कंपनी ने उसे विदेश भेजने का प्रस्ताव रखा। 2 साल के लिए दुबई। सैलरी दोगुनी, सुविधाएं अनगिनत। परिवार में हलचल मच गई। माँ बाप बोले, बेटा जा, हमारा नाम रोशन कर। नंदे भी खुश थीं, लेकिन रीमा चुप रही। रात को जब सब सो गए, वह असद के सीने से लिपटकर रोने लगी। मैं और नूर अकेले कैसे रहेंगे? मुझे तो शहर भी ठीक से नहीं आता। असद ने उसे शांत करते हुए कहा, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। या तो मैं मना कर दूंगा, या तुम दोनों मेरे साथ चलोगी। 3 दिन बाद असद ने ऑफिस में साफ कह दिया, मेरी फैमिली मेरे साथ नहीं जा सकती, तो मैं भी नहीं जा रहा। बॉस हैरान रह गया। इतना बड़ा ऑफर कोई ठुकराता है? लेकिन असद मुस्कुराया। मेरे लिए मेरी रीमा और नूर से बड़ा कोई प्रमोशन नहीं। इस फैसले की खबर जब ननदों को लगी, वे आग बबूला हो गईं। फोन पर चिल्लाईं, पागल हो गए हो? इतना पैसा छोड़ रहे हो एक अनपढ़ गंवई के लिए? असद ने पहली बार अपनी बहनों से सख्त लहजे में कहा, बस, अब एक शब्द भी रीमा के खिलाफ नहीं। वो अनपढ़ नहीं, मेरी जिंदगी है। फोन काट दिया। उस रात रीमा ने असद को गले लगाया और कहा, आपने मेरे लिए इतना बड़ा त्याग किया। असद ने उसका मुंह बंद कर दिया। त्याग नहीं, प्यार किया। और वैसे भी पैसा तो मैं यहां भी कमा लूंगा, पर तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। फिर समय और आगे बढ़ा। नूर 5 साल की हो गई। रीमा अब कॉलेज जाती थी। डिस्टेंस से बीए कर रही थी। असद ने घर में छोटा सा बुटीक खोल दिया था, ताकि रीमा को अपना शौक पूरा करने का मौका मिले। वह गांव की कढ़ाई वाले सूट बनाती और ऑनलाइन बेचती। धीरे धीरे उसका नाम चलने लगा। लोग कहते, असद की बीवी तो कमाल है, घर संभालती है, बच्ची पालती है, पढ़ती है, बिजनेस भी करती है। एक शाम जब नूर सो चुकी थी, असद और रीमा बालकनी में बैठे थे। आसमान में चांद पूरा था। असद ने रीमा का हाथ थामा और कहा, याद है 10 साल पहले मैं तुमसे 10 साल बड़ा होने की शिकायत करता था? रीमा हंसी। हाँ, और मैं डरते थे कि मैं बच्ची हूं, कुछ नहीं समझती। असद ने उसे अपनी ओर खींचा। आज वही बच्ची मेरी टीचर, मेरी पार्टनर, मेरी ताकत बन गई। रीमा, तुमने मुझे सिखाया कि प्यार उम्र नहीं, दिल देखता है। रीमा ने उसका माथा चूमा और धीरे से कहा, और तुमने मुझे सिखाया कि अगर पति साथ हो, तो एक अनाथ गंवई लड़की भी आसमान छू सकती है। दोनों एक दूसरे से लिपट गए। नीचे शहर की लाइटें झिलमिला रही थीं। ऊपर चांद मुस्कुरा रहा था। उनकी कहानी अब खत्म नहीं हुई थी। बस एक नया और भी खूबसूरत अध्याय शुरू हो रहा था। नूर अब 7 साल की हो चुकी थी। स्कूल में उसका पहला एनुअल डे था। रीमा ने रात रात भर उसकी फ्रॉक पर सितारे सिल दिए थे, और असद ने छुट्टी लेकर पूरा दिन रिहर्सल में बिताया था। जब नूर ने स्टेज पर मेरा भारत महान नाचा और आखिर में सैल्यूट मारा, तो असद की आंखें भर आईं। उसने रीमा का हाथ इतनी जोर से दबाया कि रीमा को हंसी आ गई। देखा, हमारी बेटी में तुम्हारी हिम्मत और मेरी शरारत दोनों हैं। उस रात घर लौटते वक्त नूर सो गई कार में। असद ने उसे गोद में उठाया और रीमा ने दरवाजा खोला। बिस्तर पर लिटाते हुए नूर ने नींद में बुदबुदाया, पापा, मम्मा, मुझे कभी अलग मत करना। असद और रीमा एक दूसरे को देखकर रह गए। दोनों ने चुपके से एक दूसरे का हाथ थामा। फिर वक्त ने एक और करवट ली। रीमा का बुटीक अब इतना चल निकला था कि उसे दिल्ली में एक स्टोर खोलने का ऑफर आया। लेकिन स्टोर का मतलब था 15 दिन महीने में दिल्ली रहना। पहली बार रीमा ने असद से पूछा, मैं जा सकती हूं ना? असद ने मुस्कुराकर कहा, तुम नहीं जाओगी तो कौन जाएगा? ये सपना तुम्हारा है। पर अंदर से वो टूट रहा था। पहली बार उसने रीमा को स्टेशन छोड़ा। ट्रेन चलते ही उसका गला रूंध गया। रीमा ने खिड़की से हाथ हिलाया। आंखें नम थीं। 15 दिन बाद जब रीमा लौटी, तो असद स्टेशन पर खड़ा था। हाथ में वही लाल गुलाब का गुलदस्ता जो शादी के दिन उसने दिया था। नूर दौड़कर मम्मा से लिपट गई। रीमा ने असद को देखा तो बस भागकर उसके गले लग गई। स्टेशन पर लोग देखते रह गए। मैंने सोचा था मैं मजबूत हूं,
रीमा रोते हुए बोली, पर तुम बिना एक पल भी नहीं रहा जाता। असद ने उसके आंसू पोंछे। तो फिर दिल्ली छोड़ दो, मैं अपना ऑफिस वहां शिफ्ट कर लूंगा। हम तीनों साथ रहेंगे। 3 महीने बाद पूरा घर दिल्ली शिफ्ट हो गया। नूर का स्कूल बदला, असद का ऑफिस नया बना और रीमा का स्टोर खुल गया। लेकिन हर शाम, चाहे कितना भी काम हो, असद और नूर स्टोर पर पहुंच जाते। नूर काउंटर पर बैठकर बिल बनाती, असद रीमा के साथ कपड़े तय करता। लोग हंसते। ये फैमिली नहीं, टीम है। एक रात, बहुत थके हुए, दोनों बिस्तर पर लेटे थे। नूर बीच में सो रही थी। असद ने धीरे से रीमा के कान में कहा, सुनो, हम एक और बच्चा हो जाए तो? रीमा चौंकी, फिर शर्माई, फिर हंस पड़ी। अब भी वक्त है ना? असद ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। वक्त नहीं, दिल चाहिए, और दिल तो शुरू से तुम्हारा था। 9 महीने बाद घर में फिर छोटे छोटे पैरों की आहट गूंजी। इस बार बेटा हुआ। नाम रखा आरिश, मतलब पहला प्यार। जब नर्स ने बच्चे को असद की गोद में दिया, तो असद ने उसे रीमा के पास लिटाया और फुसफुसाया, देखो, हमारा पहला प्यार फिर से आ गया। रीमा ने थके हुए लिप्स से मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, ये दूसरा है। पहला प्यार तो तुम हो, हमेशा रहोगे। बाहर दिल्ली की ठंडी हवा चल रही थी। अंदर 4 लोग एक दूसरे से लिपटे सो रहे थे, और उनकी कहानी अभी भी चल ही रही थी, बिना किसी अंत के, बिना किसी ब्रेक के। बस प्यार से, ढेर सारे प्यार से, 10 साल बाद। एक सर्द सुबह, ठीक 5 दिसंबर की। असद की माँ अब चलने फिरने में कमजोर हो चुकी थीं। डॉक्टरों ने कहा था, अब वक्त कम है। घर में सब चुप थे। नूर 14 साल की हो चुकी थी, आरिश 4 साल का। दोनों बच्चों को समझ नहीं आ रहा था कि दादी अब क्यों इतनी चुप रहती हैं। उस सुबह असद बिस्तर पर माँ के पास बैठा था। माँ ने उसका हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, बेटा, रीमा को बुला। रीमा आई। साड़ी का पल्लू सिर पर था, आंखें पहले से ही लाल। माँ ने रीमा का हाथ अपने हाथों में लिया और बोली, मैंने तो सोची थी गांव की एक भोली लड्डे की लाएंगे जो सिर्फ सेवा करेगी, पर तूने तो मेरे बेटे को जिंदगी दे दी, मेरे घर को स्वर्ग बना दिया, मुझे माँ बनाया। मरते वक्त भी मुझे डर नहीं लग रहा, क्योंकि तू है। रीमा कुछ बोल ना सकी, बस माँ के हाथों पर सिर रखकर रोने लगी। माँ ने आखिरी ताकत से रीमा के सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुराई, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहेगा बेटी। फिर माँ ने असद की ओर देखा, और तू, मेरे फर्माबरदार बेटे, उस दिन जब तूने रोते हुए कहा था, माँ मैं ये शादी नहीं करना चाहता, मैंने जबरदस्ती की थी ना? अब बोल, मैं गलत थी या सही? असद की आंखों से आंसू टपक रहे थे। वह माँ के पैरों पर सिर रखकर बस रोया, बोल ही न सका। माँ ने उसका सिर सहलाया और आखिरी सांस ली। अंतिम संस्कार के बाद जब सब लौटे, तो घर खामोश था। रीमा ने देखा, असद बालकनी में खड़ा अकेले रो रहा था। वह चुपके से पीछे गई, उसकी कमीज पकड़ दी और सिर उसके कंधे पर रख दिया। दोनों कुछ बोले नहीं, बस रोते रहे। बहुत देर बाद असद ने पीछे मुद्दा कर रीमा को गले लगा लिया। उसकी सिसकियां कमीज में दब गईं। रीमा, आज पता चला, माँ ने मुझे शादी नहीं करवाई थी, माँ ने मुझे जिंदगी दी थी दूसरी बार, तुम्हारे रूप में। रीमा ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया, आंसुओं से भरा हुआ। और मुझे माँ ने माँ बनाया, तुम्हारे घर में आकर। हम दोनों अनाथ थे असद, माँ ने हमें पूरा परिवार दे दिया। रात को दोनों बच्चे सो चुके थे। असद और रीमा माँ के कमरे में गए। वहां माँ की सादी अभी भी बिस्तर पर पड्डी थी। रीमा ने उसे उठाया, सूंघा और फिर असद के गले में डाल दिया। अब ये तुम्हारी अमानत है, हमेशा। असद ने रीमा को इतनी जोर से गले लगाया कि लगा सांसें रुक जाएंगी। फिर धीरे से कान में कहा, जानती हो, मैं आज भी कभी कभी डरता हूं कि कहीं ये सब सपना ना हो, कहीं सुबह उठूं और तू ना हो, नूर ना हो, आरिश ना हो, माँ की वो मुस्कान ना हो। रीमा ने उसके होठों पर उंगली रख दी। सपना नहीं है ये वो हकीकत है जो हमने अपने आंसुओं से सींची है, और जब तक मेरी सांसें हैं, ये हकीकत कभी नहीं टूटेगी। फिर दोनों उस कमरे में, माँ की सादी के बीच, एक दूसरे से लिपटकर सो गए। जैसे पहली सुहागरात को नहीं सोए थे, जैसे आज आखिरी सुहागरात हो। बाहर ठंडी हवा चल रही थी, अंदर दो दिल धड़क रहे थे, एक ही लय में। और ऊपर आसमान में कोई तारा टिमटिमाया, जैसे माँ मुस्कुरा रही हो।
उनकी कहानी खत्म नहीं हुई थी। बस अब वो माँ के आशीर्वाद में लिपटी हुई थी, हमेशा हमेशा के लिए।